ध्वनि प्रदूषण देखें तो तीखी ध्वनि या आवाज के शोर को कहते हैं। ध्वनि की तीव्रता को नापने के मात्रक को डेसिबल कहते हैं, जिसका मानक प्राय 0 से लेकर 120 तक होता है। डेसिबल पैमाने पर शून्य ध्वनि की तीव्रता का वह स्तर है जहां से ध्वनि सुनाई देना आरंभ होती है। ध्वनि प्रदूषण के अनेक स्रोत हमें दिखाई देते हैं, जिसमें उद्योग धंधे, मशीनें, वायु परिवहन और जैसे मोटर गाड़ियां, रेल, बस, हवाई जहाज, मनोरंजन के साधन, सिनेमा, रेडियो, टेलीविजन, ट्रांजिस्टर, सामाजिक क्रियाकलाप जैसे दीपावली, दशहरा, त्योहार इत्यादि पर पटाखे छुड़ाना, धूम धड़ाके और लाउड स्पीकर द्वारा तेज आवाज में बोलना इत्यादि। देवी देवताओं को खुश करने के लिए माइक से रात्रि जागरण बहुत सुनाई देता है हमें ये, और रात में बहुत आसानी से इस तरह का जो नॉइज है वो सुना जा सकता है। इसके पर्यावरण के प्रभाव यदि हम देखें तो जो ध्वनि प्रदूषण है, प्रत्येक वर्ष में जो ध्वनि की तीव्रता है वो दुगनी होती जा रही है पर्यावरण में, और जो कि हमारे लिए बहुत घातक सिद्ध होगी। हम इससे न केवल हमारा जो श्रवण तंत्र है वह प्रभावित होगा, बल्कि मानव स्वास्थ्य पर अनेक प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। जो हमारा न्यूरो सिस्टम है वह भी इससे प्रभावित होता है। इससे कार्य क्षमता घटती है, झुंझलाहट पैदा होती है, शारीरिक तनाव पैदा होता है, मस्तिष्क की केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और आमाशय पर बुरे प्रभाव पड़ते हैं। और वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला है कि 85 डीबी से ऊपर की ध्वनि के प्रभाव से लंबे समय तक रहने पर जो व्यक्ति है वो बहरा हो सकता है, और 120 डीबी की ध्वनि से अधिक तीव्र ध्वनि गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। इसके नियंत्रण के लिए आवश्यक है कि खटारा, मोटर गाड़ियों और ट्रक इत्यादि के आवासीय क्षेत्रों से निकलने पर रोक लगाई जाए। मोटर वाहनों से बहुध्वनि वाले हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगाया जाए, और विशेष जो विमान हैं इनको विशेष ढालों पर उतारा चढ़ाया जाए जिससे कम से कम ध्वनि हो। कारखानों इत्यादि को नगरों से दूर स्थापित किया जाए। जहां ध्वनि को रोका नहीं जा सकता वहां कानों में रुई या ईयर प्लग इत्यादि लगाए जाने चाहिए। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन को समझने के लिए समझना जरूरी है कि परमाणु के अंदर छिपी असीम शक्ति का जब रहस्योद्घाटन हुआ तो ये आशा लगी थी कि मानव परमाणु ऊर्जा का उपयोग शांतिपूर्ण कार्यों में करेगा, लेकिन ये धारणा गलत सिद्ध हुई। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो अमेरिका ने जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा को परमाणु बमों से नेस्तनाबूद कर दिया, और अनेक वर्षों तक वहाँ पे जो लोग थे वो देखते ही देखते परलोक सिधार गए, और अनेक वर्षों तक उनकी जो विकिरण थी उस विकिरण के प्रभाव स्वरूप वहाँ पर जो संतानें पैदा हुई वो अपंग संतानें पैदा हुई, शारीरिक रूप से अक्षम संतानें वहाँ पर अनेक वर्षों तक जन्म लेती रहीं जो कि विकिरण से प्रभावित थी, और पीढ़ियों की पीढ़ियाँ उन्होंने विकिरण ने नष्ट कर दी। तो जो विध्वंसक कार्यों के अतिरिक्त आणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग भी हैं। भारत और अनेक देशों में सृजनात्मक उद्देश्य से परमाणु भट्टियां स्थापित की गई, लेकिन अधिकांश देशों में जो परमाणु हथियारों और विनाशकारी बमों ने से अपने देशों ने अपने भंडार भर लिए, और आज जो बम वे बना चुके हैं वे युद्ध भंडार कहीं ना कहीं फटेंगे और मीलों तक के घेरे में वे जीव जंतुओं को बर्बाद कर देंगे। और एक जो भय की जो उपस्थिति है इन सब पदार्थों के कारण वो हमें होती हुई दिखाई देती है, और एक अनजाना भय प्रत्येक देश की जो आम नागरिक हैं उन आम नागरिक से ग्रसित रहते हैं। प्रदूषण की श्रृंखला में जो रेडियोधर्मी प्रदूषण है वो सबसे बड़ा अभिशाप है, क्योंकि जो परमाणु रिएक्टरों में आणविक जो प्रोसेस चलता है उससे जो बचे हुए कचरे हैं उसको नष्ट करना और उनकी एक उचित व्यवस्था करना एक बहुत बड़ी समस्या है। अन्य जो प्रदूषण है उनको नियंत्रित करने के सुझाव दिए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो रेडियो प्रदूषण है इसको कम करने का केवल एक तरीका है कि परमाणु ऊर्जा की होड़ संसार से समाप्त की जाए, और परमाणु ऊर्जा का प्रयोग यदि नितांत आवश्यक हो जाए तो इसका उपयोग साफ सुथरी और अति विकसित तकनीकी से ही इसका प्रयोग किया जाए। इसके साथ ही जो लास्ट हमारा पॉल्यूशन है वो है सॉइल पॉल्यूशन या मृदा प्रदूषण। वर्षा की भूमि की संरचना का बिगड़ना, दिन प्रतिदिन बढ़ता रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, चूहों को मारने की दवा और कीटनाशकों के छिड़काव, पेड़ों फसलों को बीमारी आदि से बचाने के लिए छिड़काव इत्यादि जो हैं ये भूमि की उर्वरकता की जो क्षमता है उसको नष्ट कर देते हैं, और इसी को मृदा प्रदूषण कहते हैं। मृदा प्रदूषण के स्रोत यदि देखें तो अम्लीय वर्षा, SO2 NO2 से वातावरण की जो
नमी से क्रिया करके अम्ल बनाती है और अम्ल वर्षा के साथ मिल जाती है, जिसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इससे जो भूमि है उसकी, जो मिट्टी है उसकी उर्वरकता नष्ट होती है। रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग के कारण जो कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए किए जाते हैं, उससे भी ये जो भूमि है, जो मृदा है, ये धीरे धीरे बंजर हो जाती है और उर्वरकता पूरी तरह नष्ट हो जाती है। फसलों पर छिड़काव वाले पदार्थों से भी जो छिड़काव किया जाता है कीटनाशकों का, वह सीधा जाकर मिट्टी में मिलता है और मृदा को प्रदूषित करता है। घर से निकलने वाला कूड़ा करकट और जो मलमूत्र हैं, ये भी मृदा प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इन सभी पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है और घर का जो कूड़ा करकट है उसको मिट्टी में नहीं मिलाना चाहिए। अम्लीय वर्षा करने वाले जो गैसों के उत्सर्जन को कम करना चाहिए। फसलों के चक्रीकरण से भी मृदा प्रदूषण को कम करता है। वृक्षारोपण भी मृदा कटाव और प्रदूषण को दूर करता है। तो ये सभी प्रयास यदि हम करेंगे तो मृदा प्रदूषण से पर कुछ नियंत्रण किया जा सकता है। ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर के माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार जो नॉइज़ पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या कारण हैं, चाहे वह किसी एम्बुलेंस का या पुलिस की गाड़ी का बजता हुआ सायरन हो, चाहे वो जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं उनसे, उनके चलने से निकलने वाला पोल्यूशन हो, चाहे वह हवाई जहाज़ के और जो हेलीकॉप्टर से के उड़ने से निकलने वाला जो उनके चलने से जो होने वाला शोर है, गाड़ियों के चलने से होने वाला शोर, लाउड स्पीकर इत्यादि, और गाड़ियों का बार बार हॉर्न बजाना, जो विभिन्न प्रकार के जो म्यूज़िक सिस्टम इत्यादि हैं वहाँ से निकलने वाला शोर। तो ये सभी प्रकार के जो शोर हैं, ये हमें ध्वनि प्रदूषण के रूप में पृथ्वी को बीमार करते हुए दिखाई देते हैं। भारत में प्रदूषण नियंत्रण के यदि प्रयास और नियमन को जानने की कोशिश करें तो इसके लिए कुछ अधिनियम भी बनाए गए हैं, जैसे जल प्रदूषण अधिनियम 1974 बनाया गया, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 बनाया गया, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, जल प्रदूषण उपकर अधिनियम 1977, जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए 170 निगरानी केंद्र बनाए गए हैं, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी नेटवर्क स्थापित किया गया, समुद्र तटीय जल गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए एक बोर्ड बनाया गया, और नदी बेसिन अध्ययन के लिए कुछ कमिटीज़ बनाई गई जिन्होंने रिपोर्ट्स अपनी दी। और इसके अतिरिक्त जो खतरनाक पदार्थ हैं उनके प्रबंधन के लिए व्यवस्थाएं की गई, और पर्यावरण वाहिनी नामक एक योजना चलाई गई, और जो जनजातीय एवं वन जनसंख्या के क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण की घटनाओं को कम करने के लिए ये प्रयास करती है, उसे रोकने का प्रयास करती है। 1982 में पर्यावरण सूचना व्यवस्था की स्थापना की गई, और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने वालों को 1987 से ही सरकार इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार प्रदान करती है। प्रदूषण रहित उद्योगों को भी पारितोषिक दिया जाता है। 1993 में ऐसे उद्योगों को जो कि अपने उद्योगों में स्वच्छ तकनीक काम में लेते हैं, उनको राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है। और देश के विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों के द्वारा पर्यावरण संबंधी फेलोशिप भी दी जाती हैं। राजस्थान में जोधपुर विश्वविद्यालय में डेजर्ट इकोलॉजी फेलोशिप पर्यावरण के क्षेत्र में शोध को प्रोत्साहन देने के लिए दी जाती है। और पर्यावरण प्रदूषण इस तरह से देखें तो भारत की ही नहीं बल्कि विश्व के सभी देशों की चिंता का विषय बना हुआ है। भारत में पर्यावरण संबंधी समस्याएं बहुत विकराल हैं, और हम जानते हैं कि पर्यावरण का मानव पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कितना अधिक प्रभाव पड़ता है। मनुष्य ने प्रकृति का दोहन इस प्रकार से किया है कि मनुष्य का प्रकृति के साथ संतुलन बिगड़ गया है, और कानून बहुत सारे बने हैं, लेकिन जब तक राजनीतिक नेतृत्व में दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक जो जनता में समस्याओं के प्रति जागरूकता नहीं होगी, तब तक जो कानून है वो केवल दिखावट की ही वस्तु रह जाएंगे। तो प्रयत्न हमारे आधे अधूरे चलते हैं, जिससे सफलता संदिग्ध हो जाती है। तो हमें आवश्यकता इस बात की है सबसे अधिक कि जो भी इसके लिए कानूनी प्रावधान है, उन कानूनी प्रावधानों के अतिरिक्त हमें एक शिक्षित वर्ग के रूप में, एक छात्र के रूप में, एक अध्यापक के रूप में हमें इन समस्याओं से अवगत होना होगा, और इसके साथ साथ इनकी जो समस्याओं के समाधान के प्रयास भी हमें करने होंगे, और इनके जो विभिन्न पक्ष हैं उनसे
जो जनता है, हमारे आसपास के जो लोग हैं, उन सभी को इनसे परिचित करवाना होगा, तभी इस प्रकार की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे और इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।